हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कशन किया था आर्टिकल 12 व्हाट इज स्टेट, उसे देख लेंगे क्योंकि मैंने हिंदी में सारे लेक्चर कंप्लीट करा रही हूँ और ये भी टॉपिक मैंने हिंदी में ही लिखा है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 15 जो डील करता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो वर्जित है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, अगर आपने आर्टिकल 14 पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आप जो है डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नर्स या फिर एयर होस्टेस की जॉब के लिए आप किसे प्रेफर करते हैं? गर्ल्स को प्रेफर करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो नर्स है वो एयर होस्टेस है वो कोई मैन करेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है। और हैवी स्टील कंपनी हो गई या कल कारखाना हो गए, उसमें हम लोग क्या करते हैं? पुरुषों को प्रेफर करते हैं, मैन को प्रेफर करते हैं। तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो रिलेवेंट कंडीशन है उसके अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन जो है आपका रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन आर्टिकल 15 जो है आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अगर विभेद किया जाता है तो वो वर्जित है। ओके, तो जैसे कि आर्टिकल 14 जो है नागरिक और अनागरिक मीन्स कि इंडिया के सिटीजन एंड इंडिया के बाहर के सिटीजन को भी प्राप्त है, बट आर्टिकल 15 जो है नागरिक को ही प्राप्त है। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल 15 जो है किसे प्राप्त है, तो आप नागरिक को ही टिक लगाएंगे, जो हमारे इंडिया के सिटीजन है सिर्फ उसे ही प्राप्त है। एंड आर्टिकल 14 के अंतर्गत व्यक्तियों मीन्स की नागरिकों और अनागरिक दोनों को प्राप्त है। अब यहाँ पर चलते हैं, आपका 5 आप इसे याद कर लेंगे। रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर आर्टिकल 15 क्लॉज क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो है कहता है कि नागरिकों के विरुद्ध जो है हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। किस आधार पर? रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हमें किसी के विरुद्ध जो है हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यही कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 1। इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है केसेस डिस्कशन किए गए हैं। अमेंडमेंट हुआ है, बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ है। फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है आपका ये आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के अंतर्गत फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था एंड 93 अमेंडमेंट के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। तो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड इसके अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस भी है। यूसुफ अब्दुल अजीज एंड बालाजी वर्सेस मैसूर राज, चंपाकम, दोराई राजन, इंदिरा साहनी, ये सब इंपॉर्टेंट केस है। हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे क्योंकि कोई भी अगर आप PCSJ का एग्जाम दे रहे हैं, APO का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जो है क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के अंतर्गत पहला केस आता है DP जोशी वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1955 सुप्रीम कोर्ट 334 के केस में क्या था कि मध्य प्रदेश मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा था एंड जो मध्य प्रदेश से अदर स्टूडेंट हैं उन लोग का शुल्क मीन्स कि आपका जो राशि होती है, एडमिशन शुल्क होता है, उसे लिया जा रहा था। तो यहाँ पर अदर जो स्टेट है उसके स्टूडेंट ने क्या किया कि ये जो मामला था उसे कोर्ट में ले गया। आप समझ सकते हो कि अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो, अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हो, तो आप चाहोगे कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो है हम लोग को सबसे पहले प्रेफरेंस दे, अदर स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस ना दे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश भी राज्य जो है यही कर रहा था कि अपने जो स्टूडेंट हैं उन लोग को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उन लोग को कोई शुल्क नहीं ले रहा था एंड अदर स्टूडेंट से शुल्क ले रहा था। तो यहाँ पर मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट क्या कहता है, यहाँ ध्यान से सुनिएगा। DP जोशी वर्सेस मध्य प्रदेश के आधार पर, इस केस के आधार पर कोर्ट ने यही कहा कि यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वो प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं किया जा रहा है। प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं किया जा रहा है मीन्स जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा रहा है, बल्कि किस आधार पर विभेद किया जा रहा है? निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा रहा है मीन्स कि आपका हो जाता है रेसिडेंस के आधार पर। तो कोई भी व्यक्ति अगर रेसिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करता है तो ये जो है वैलिड होगा, ओके, वॉइड नहीं होगा, वैलिड होगा। तो इस केस के अंतर्गत जो रूल्स बनाया था मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत, तो ये जो है ये रूल्स जो है वैलिड था। ओके,
तो अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्या कहता है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो है रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ जो है राज्य एवं नागरिकों दोनों के आधार पर विभेद जो है वर्जित किया जाता है। जैसे कि कोई भी नागरिक जो है क्या करते हैं कि कोई भी नागरिक जो है अगर होटल जाना चाहते हैं, आपका मंदिर जाना चाहते हैं, मस्जिद जाना चाहते हैं, तो आप क्या सोचते हो कि ये जो है बहुत ही धर्म से नीची जाति का है, मूल वंश से नीची जाति का है, जाति इसकी छोटी है, लिंग इसका बहुत ही उभय लिंग है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है ना तो पुरुष है ना तो महिला है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जन्म स्थान जो है गांव में हुआ है। तो आप क्या है कि किसी भी व्यक्ति को निम्न वर्ग का समझते हैं, या फिर हरिजन कास्ट का समझते हैं, या फिर हम दलित कह सकते हैं, दलित समझते हैं, और इस आधार पर जो है मंदिर, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, या फिर होटल में, रेस्टोरेंट में आप जो है घुसने नहीं देते हैं। तो इस तरीके का जो अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, राज्य हो गया या नागरिकों हो गए, तो दोनों के आधार पर इस तरीके का विभेद जो है वर्जित किया जाता है। यही चीज कहता है आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 2। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके के जो है हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए और भारत में नए समाज की स्थापना करने के लिए, और जो हरिजन है, निम्न वर्ग है, दलितों है, उन लोगों का स्थान जो है अच्छा बनाने के लिए ये क्लॉज को जोड़ा गया है आर्टिकल 15 क्लॉज 2। ओके, एंड अब यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट जो क्लॉज है वो स्टार्ट हो जाते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है स्त्रियों एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान करता है। मीन्स स्पेसिफिक लॉ जो है बच्चों और महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। आपको पता है कि भारत में स्त्रियों की स्थिति जो है बहुत ही शोचनीय है। महिलाएं जो है पुरुषों पर आश्रित होती थी। महिलाएं के साथ में बाल विवाह, जाति प्रथा, जो पर्दा प्रथा है, वो अभी भी गाँवों में जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, बहु विवाह अभी भी चल रहा है, और लोग इसका धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। पर्दा प्रथा अभी भी चालू है। तो ये सब जो है, ये क्या है कि महिलाओं के साथ में जो सामाजिक कुरीतियां हैं वो अभी तक चली आ रही हैं। उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करता है। इसके अंतर्गत आर्टिकल जो 42 है मैटरनिटी रिलीफ, इसके अंतर्गत महिलाएं जो है प्रेग्नेंट हो जाती है तो उन्हें क्या है कि उन्हें कुछ माह के लिए, कुछ मंथ के लिए छुट्टी का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 39 जो है महिलाओं और जो बच्चे हैं उन लोग के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान करता है कि जैसे कि उन्हें शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। इस तरीके से बच्चों के लिए और भी आपका आर्टिकल 21 क्लॉज ए के अंतर्गत प्रावधान जोड़े गए हैं कि बच्चों को उचित शिक्षा दी जाएगी। इसके अंतर्गत आर्टिकल 23-24 है कि 14 साल तक के कम उम्र के बच्चों को कल कारखानों में मजदूरी के लिए नहीं लगाना है। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे चीज़ों को जो है महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेसिफिक लॉज बनाए गए हैं। एंड ये स्पेसिफिक लॉ जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर जो है विभेद जो है नहीं करता है, क्योंकि महिलाओं के एंड बच्चों के जो स्थान है उसको देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इस तरीके के रूल्स जो है बनाए गए हैं। अब यहाँ पर चलते हैं। एक केस था यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस बम्बई राज्य AIR 1945 सुप्रीम कोर्ट 3-1। ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है और आई थिंक मैं बता रही हूँ कि 2019 या 2020 में इसे हटा दिया गया है। इसके अंतर्गत क्या था, इसमें क्या था कि कोई भी पुरुष जो है अगर शादीशुदा होने के बावजूद भी अदर महिला के साथ में रिलेशनशिप में रहता है, आईपीसी का सेक्शन यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, आईपीसी सेक्शन 497 जो है एडल्ट्री को डील करता है। एडल्ट्री के अंतर्गत क्या था कि कोई भी पुरुष जो है किसी अदर महिला के साथ में रिलेशनशिप में रहता है शादीशुदा होने के बावजूद भी, तो महिला को अबेटर के रूप में नहीं माना जाता है। सोचा जाए तो महिला जो है अबेटर हो सकती है, महिला भी कह सकती है कि आओ तुम मेरे साथ में रिलेशनशिप में रहो, या इस तरीके की घटनाएं हो सकती है। लेकिन महिलाओं की स्थिति को स्पेसिफिक लॉज देखते हुए, महिलाओं की स्थिति को देखते हुए महिलाओं को अबेटर के रूप में नहीं माना गया, बल्कि पुरुषों को जिम्मेदार माना गया। मीन्स एडल्ट्री के लिए आईपीसी सेक्शन 497 के अंतर्गत एडल्ट्री के दोषी किसे माना गया, सिर्फ मैन को दोषी माना गया जिसने शादीशुदा होने के बावजूद भी अदर महिला के साथ में रिलेशनशिप में था।
इसके बाद 2019 आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा है, 2019 में ये हुआ था, ये इसे हटाया गया है कि 2020 में, आई थिंक, मैं इसमें क्लियर नहीं हूँ। इसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 2019 में हटाया गया है कि 2020 में। तो इससे क्या होगा कि मैं भी क्लियर हो जाऊंगी एंड अदर स्टूडेंट भी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि 2000 आई थिंक 90 या 20 के अंतर्गत क्या हुआ था कि ये मामला जो है कोर्ट में गया कि क्यों महिला को क्यों नहीं जिम्मेदार बनाया जा सकता है, महिला भी तो अबेटर हो सकती है, सिर्फ पुरुष ही क्यों जिम्मेदार रहेगा, पुरुष ही क्यों रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ऑफकोर्स। तो यहाँ पर क्या था कि कोर्ट ने कहा कि जब एक शादीशुदा महिला क्या करता है कि अदर लेडीज के साथ में रिलेशनशिप में रहता है, तो महिला की भी परमिशन होगी एंड पुरुष का भी परमिशन होगा, दोनों का परमिशन होगा, तभी जो है दोनों जो है आपस में रिलेशनशिप में है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि न महिला को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, न पुरुष को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, और आईपीसी का सेक्शन 497 एडल्ट्री को ही समाप्त कर दिया गया। ओके, क्या किया गया, एडल्ट्री को ही सेक्शन जो है 497 को आईपीसी से हटा दिया गया है। ये केस था यूसुफ अब्दुल अजीज। इसे जो पीसीएसजे के एग्जाम में पूछ सकता है कि एडल्ट्री को कौन से केस के अंतर्गत हटाया गया है, कौन से सेक्शन के अंतर्गत हटाया गया है, तो आप जो है ऑफकोर्स इसी सेक्शन को लिखेंगे एंड इसी केसेस को लिखेंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं, आपका हो जाता है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 को जोड़ा गया था। इसमें क्या था कि सामाजिक शैक्षणिक आधार पर पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। क्या था इसमें, क्या था कि जो हमारे जो सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग से पिछड़े जो मनुष्य हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उन लोग को क्या है कि रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया था। इसमें क्या था कि मद्रास राज्य वर्सेस चंपकम दोराई राजन AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट 226 के केस में क्या हुआ था कि धर्म के आधार पर, जबकि यहाँ पर बोला है कि धर्म के आधार पर आपको विभेद जो है वर्जित है, लेकिन क्या था कि इस केस के अंतर्गत धर्म के आधार पर जो है लोगों को विभेद किया जा रहा था और रिजर्वेशन का प्रावधान किया जा रहा था, और ये मामला जो है कोर्ट में पहुंचता है। ये 1952 का केस है। इसके बाद मामला जो है कोर्ट में 1963 बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 649 को क्या किया जाता है, इस केस को क्या किया जाता है कि इस केस को चुनौती दी जाती है कोर्ट में। क्या किया जाता है, चुनौती दी जाती है, और इसके बाद में सारे जो क्लास हैं, आपका बैकवर्ड क्लास हो गया 28%, मोर बैकवर्ड क्लास हो गया 22%, जो शेड्यूल कास्ट हो गए 15% एंड शेड्यूल ट्राइब्स हो गए उसको 3%। इसके अंतर्गत कहा गया कि सारे लोगों को जो है इतने परसेंटेज के आधार पर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, मीन्स कि आरक्षण दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर 68% जो है आरक्षण जो है सारे पिछड़े वर्गों, दलितों एंड आपके जो है इस आधार पर जोड़ा गया। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 68% जो है आरक्षण जो है जितने भी बैकवर्ड क्लास हो गए, मोर बैकवर्ड क्लास हो गए, ST हो गया, SC हो गया, ये सबको सारे लोगों को रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। एंड अगर जोड़ा जाए तो 68% आपने क्या किया, रिजर्वेशन दे दिया सारे पिछड़े वर्गों को। तो जो एलिजिबिलिटी के आधार पर, मीन्स योग्यता के आधार पर कितने लोगों को एडमिशन मिला या कितने लोगों को आरक्षण मिला, आरक्षण क्या कहेंगे हम, एलिजिबिलिटी के आधार पर, योग्यता के आधार पर सिर्फ जो है 32% ही सीट जो है बचे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि कहा गया कि बैकवर्डनेस मस्ट बी बोथ सोशल एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर कहा गया कि शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्गों को इतना परसेंट आरक्षण देना, 68% आरक्षण देना जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड करता है। क्या कर रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है। इतना आप आरक्षण कैसे दे सकते हो सामाजिक पिछड़े वर्ग को, आप जो है इस आधार पर कि आप जो है बहुत ही गरीब हो, पिछड़े हो, तो आपका पढ़ाई लिखाई कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, आपकी योग्यता इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, आपका एजुकेशन सिस्टम इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, सिर्फ सोशल सिस्टम इम्पोर्टेंट रखता है, जो आप जो है 68% जो है सिर्फ पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि इंदिरा साहनी जो है इस केस पर याचिका डालती है। इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट आपका आता है 447 पेज नंबर के अंतर्गत। आपका जो है इस केस को क्या करती है,
कहती है इंदिरा साहनी जो है यूनियन ऑफ जो इंडिया है इसके अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर कहा गया कि 50% से अधिक आरक्षण देना जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है फ्रॉड होगा। आप जो है 68% आरक्षण दे रहे हो पिछड़े वर्गों को, ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इंदिरा साहनी ने इस केस को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया और इसके बाद कहा गया कि आप जो है 50% से आरक्षण जो है अधिक नहीं दे सकते हैं इस केस के अंतर्गत। यहाँ कहा गया कि 50% से आरक्षण जो है आप अधिक नहीं दे सकते हैं। रिजर्वेशन शुड बी लेस देन 50%। अगर आपको विशेष परिस्थिति में आप जो है 50% से अधिक आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस केस के अंतर्गत यही चीज कहा गया। अब यहाँ पर चलते हैं, आपको आई थिंक आपको 15 क्लॉज 4 जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 5, ओबीसी एसटी एससी की प्रगति के लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सीट में रिजर्वेशन। आपको ये जो सेक्शन है, सॉरी ये जो आर्टिकल के अंतर्गत क्लॉज है 93 अमेंडमेंट 2005 को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत क्या था कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या फिर कोई भी प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट डिपार्टमेंट एजुकेशनल सिस्टम हो जाता है, आपका इंस्टीट्यूशन हो जाता है, उसके अंतर्गत जो है आपको सीट का रिजर्वेशन करना होगा। जैसे कि आपका हो जाता है आपका 93 अमेंडमेंट 2005 के अंतर्गत जोड़ा गया। एंड स्पेशल प्रोविजन, आपको पता है कि प्राइवेट के अंतर्गत आते हैं, आपके प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं आईआईटी, एलएलएम, एमबीबीएस। इसके अंतर्गत आपको जो पिछड़े वर्गों है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, उन लोगों को क्या करना है, रिजर्वेशन का प्रावधान करना है। तो स्पेशल प्रोविजन क्या करना है, स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत आ जाते हैं आईआईटी, आईआईएम, एमबीबीएस। एंड एडवांसमेंट के अंतर्गत आ जाते हैं आपके एसईबीसी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो यहाँ आपने समझा कि आपका जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 1 to 15 क्लॉज 5 जो है आपका डील करता है कि किस आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, किस आधार पर नहीं किया जा सकता है। एंड 2 केस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक मुझे बता देना चाहिए। जैसे कि आपका एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 1828 के केस में क्या हुआ था कि महिलाओं को जैसे कि एयर होस्टेस की नौकरी दी जाती थी, लेकिन जब प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उन्हें जो है नौकरी से निकाल दिया जाता था। एंड जो पुरुष है उन लोग को क्या किया जाता था कि 45 एज में उन लोग को क्या किया जाता था कि उन लोग को रिटायर किया जाता था। एंड महिलाओं को 35 एज में रिटायर किया जाता था। ये सब जो है ये क्या कर रहे हो आप कि सेक्स के आधार पर क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो इसे जो है वॉइड डिक्लेयर किया गया एंड इसमें जो है गलत का प्रावधान किया गया एंड इसे सही किया गया। ओके, एंड यहाँ पर चलते हैं हम लोग, दूसरा केस है वलसंपा पाल वर्सेस कोचिंग विश्वविद्यालय AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 545 के केस में क्या हुआ था कि एक जो है पिछड़ी जाति की महिला जो है, बहुत बड़ी जाति की महिला, उच्च जाति की महिला जो है पिछड़ी जाति के लड़के से साथ में शादी कर लेती है और सोचती है कि मुझे जो है रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि ये मामला जो है कोर्ट में जाता है और कोर्ट कहता है कि आप जो है उच्च जाति की महिला है, आपकी शिक्षा, आपका संस्कार जो है बहुत ही उच्च कैटेगरी का मिला होगा, मीन्स कि हाई कैटेगरी का मिला होगा। अगर आप पिछड़े जाति के साथ में शादी कर लेती हैं और आप सोचती हैं कि मुझे रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। कोर्ट जो है बेवकूफ़ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन उसे मिलेगा जो निम्न वर्ग का है, जो दलित है, जो हरिजन है, जो ये सब चीज़ों को क्या कर सकता है, अलॉट नहीं कर सकता है, ये सब चीज़ों को वो हायर नहीं कर सकता है, ये सब चीज़ों को वो कर नहीं सकता है। तो उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा, न कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप पिछड़ी जाति से शादी कर भी लेती है उच्च जाति की महिला होने के साथ में, तो आपको जो है रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया जाएगा। आपका बलसंपा पाल वर्सेस कोचिंग विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये केस जो है आया था। तो यहाँ आपने समझा 15 क्लॉज के अंतर्गत 15 जो आर्टिकल है उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन थे आपने क्लियर किया। तो यहाँ पर मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो आर्टिकल 15 है वो किसे प्राप्त है, नागरिकों को कि अनागरिकों को कि दोनों या दोनों में से कोई नहीं? इसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर मैंने बहुत ही मेहनत से ये सब चीज़ें तैयार की हूँ और हिंदी में मैंने इसे समझाई हूँ। तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए कम से कम लाइक करें एंड शेयर करें वीडियो को।
and don't forget to subscribe my channel. Till then, bye bye, thank you.